हेलो हेलो, चलो ठीक है। चाबी मेरे को दे जाओ क्योंकि मेरे को लेट हो जाएगा। चाबी उसमें लगी है, बस वो निकाल के दे दो सिंगल वाली। हाँ, कल मैं वापस देता हूँ आपको चाबी ना। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। अरे राम जी, ये लो पब्लिक ऑफिसेस। हेलो, आवाज आ रही है? राधे राधे। हेलो हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, निमिका, विशाल जी, शिवम भाई, इंद्रजीत जी। अच्छा भाई सर तो सौंदर्य जी, अध्ययन जी, इंद्रजीत, दिलीप, एकदम बढ़िया। ये सर आज कैसे दिख रहे हैं, हरामखोर। वो संकल्प था इधर का लड़का। जय श्री कृष्णा, महक। जय श्री कृष्णा। चलो चलिए। तो हमारा अदर लॉज जो है वो एकदम गाजे बाजे के साथ हमारा खत्म हो गया। और अदर लॉज पर हमारा पहला टेस्ट जो है वो 10 तारीख को होने वाला है। अदर लॉज के ऊपर टेस्ट चलते रहेंगे, जैसे जैसे लोगों के कंप्लीट होते रहेंगे वैसे वैसे लोग टेस्ट देते रहेंगे। लेकिन ये 10 तारीख को जो है जो लोग का सिलेबस हो चुका, भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो अभी बैकलॉग देख रहे हैं और अदर लॉज तक पहुंचे ही नहीं है, तो उनको बाद में एक बार ऑप्शन देंगे अप्रैल के टाइम में। लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन निपटा लेंगे सबसे पहले। ठीक है। अच्छा। अच्छा, आज क्लास खत्म करने के बाद मैं क्लास खत्म तो कर दूंगा, तो रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन आपसे जो लाइव स्ट्रीम वालों से कुछ बात करनी होगी तो मैं उसके बाद भी रुकूंगा। ठीक है। तो एकदम रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं खत्म कर दूं तो आई आई जस्ट विश कि आप लोग रुकें थोड़ी देर, कुछ बात कर लेंगे अपन उसके बाद, है ना? चलो। तो हमारा अदर लॉस जो है वो खत्म हो चुका है जी। बहुत मजा आया कल तो हमको, और बहुत थके हुए भी हैं हम आज, बहुत सच्ची में। अदर लॉस हमारा खत्म हो गया। अदर लॉस हमारा फिनिश हो चुका। अब क्या? अब हमें करना है कुछ बढ़िया, सबसे अच्छा। वो क्या करना है? अच्छा, हमारा मॉड्यूल 2 भी खत्म हो चुका ना? यार ये पेन बदल तो नहीं गया? अभी नया खरीदा मैंने टैब। मॉड्यूल 2 हमारा कंप्लीट हो चुका। मॉड्यूल, ये यूं कहें थर्ड का हमारा अदर लॉज, ये भी हमारा खत्म हो चुका। मॉड्यूल 1 की बात करें, यार कुछ तो गड़बड़ है यार, पेन नहीं चल रहा। मॉड्यूल 1 की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 1 में हमारे चैप्टर 1 डेफिनेशन पार्ट है। चैप्टर 6 हमारा चार्जेस है, हो चुका है। चैप्टर 5 हमारा क्या है? पब्लिक डिपॉजिट है। यार ये पेन नहीं चल रहा यार, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। पब्लिक डिपॉजिट से ये ऑलमोस्ट हो चुका है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको टुडे, आज हम लेने वाले हैं। और इसके बाद बचेगा चैप्टर 2, 3, 4, ये 3 चैप्टर रह जाएंगे, जिसको हम कोशिश करेंगे कि एक वीक के अंदर आपका ख़त्म हम कर देंगे। लेकिन ख़त्म करने से पहले एक ट्विस्ट होगा, और वो ट्विस्ट मैं आपको क्लास के बाद बताऊंगा। ठीक है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग नाउ।
Shall we start the recording and the session? Guys, क्या बोल रही पब्लिक? ओ गाइज, गाइज बोलो गाइज. Shall we start गाइज? ओ गाइज, आज हम कोशिश करेंगे गाइज कि 1 घंटा, 1.25 घंटा, मैं हर बार 1 घंटा 1.25 घंटा बोलता हूँ, फिर 2 घंटे हो ही जाते हैं. बट मैं इस बार स्ट्रिक्ट रहूँगा एकदम, घंटे 1.25 घंटे में ख़त्म मतलब ख़त्म. ठीक है, चलो. बस ये पेन आज साथ दे दे, कल मैं इसको चार्ज करके देखूंगा, चार्ज नहीं हुआ तो मैं वापस भेज दूंगा सैमसंग में. ऐसे थोड़ी होता है यार. अभी एक हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं यार, मैं इतना छू छू के इतने मज़े ले रहा हूँ और इसका पेन ही नहीं चल रहा है ठीक से. ठीक है, चलिए. तो हेलो जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण गैस. हमारा कंपनी लॉ में चल रहा है मॉड्यूल 1, और मॉड्यूल 1 का एक नया चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं, और उस चैप्टर का नाम है क्या? पब्लिक डिपॉजिट्स, या यूं कहें एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. चैप्टर 5, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. सेक्शन 73 से लेकर 76A तक है इसके अंदर. यानी कि कितने सेक्शन है? 73, 4, 5, 6A. 4-5 सेक्शंस हैं. काम के सेक्शंस कितने हैं इसके अंदर? सिर्फ 2, 73 एंड 76. और 73 और 76 का अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है, ये एक समरी बता रहा हूँ चैप्टर के अंदर क्या है. अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो 76A है. यानी कि 76A क्या है? सिर्फ पनिशमेंट या पैनल प्रोविजन है, या इसको क्या बोलते हैं अपन? पनिशमेंट प्रोविजन है. यानी कि मुद्दे की बात करें तो ये चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही सेक्शन हैं जो हमें समझने हैं. भाई 76A क्या बोलेगा? अगर आपने 73 का उल्लंघन किया या आपने 76 का उल्लंघन किया, अगर आपने 73 या 76 का कॉन्ट्रावेंशन किया, तो उस सूरत में क्या होगा? आपके ऊपर पैनल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगा. पनिशमेंट कितना होगा वो 76A के अंदर लिखा होगा, दैट्स इट. लेकिन हाँ, टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल सिर्फ 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 73 और 76. 2 सेक्शन के अंदर चैप्टर खत्म है. 74 75 क्या है अपन देखेंगे, है नहीं है, हट गया है लेकिन हटा हुआ सा है, तो ऐसी अपन बात करें. ट्रांजिशनल प्रोविजन है एक्चुअली, मतलब है लेकिन हटा हुए से है. मतलब ऐसा होता है ना कि सेक्शन अभी भी लिखा हुआ है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, तो बिल्कुल वैसा ही है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका मतलब नहीं है वो काहे पूछे जाएंगे? मतलब कानूनन उसका कोई मतलब नहीं है. अपन ऐसे नहीं बोल रहे कि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अपन ये बात नहीं कर रहे. कानूनन इन सेक्शंस का मतलब ही खत्म हो गया, तो फिर यार जब मतलब ही खत्म हो गया तो पिक्चर खत्म हो गई. क्लियर है? यस. अब अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 73 से. पब्लिक डिपॉजिट चैप्टर, पब्लिक डिपॉजिट से संबंधित प्रोविजंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. पब्लिक, पेन ही नहीं चल रहा है यार. इतना सारा लिखना होता है, साला उल्लू का पट्टा, पेन नहीं चल रहा है. ये कोई बात नहीं होती. ध्यान से सुने आप. पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब क्या? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब क्या? कि पब्लिक डिपॉजिट या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. डिपॉजिट किसे कहेंगे? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर डिपॉजिट की डेफिनेशन है, जैसे हम अगले सत्र में देखने वाले हैं, अगले सेशन में देखने वाले हैं कि भाई पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, क्योंकि पूरा आपको सब कुछ पहले से पता है. जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कोई रकम मिलती है तो क्या वो डिपॉजिट है क्या? किसी कस्टमर से कोई एडवांस मिल जाता है तो क्या वो कोई डिपॉजिट है क्या? अगर किसी ने हमें लोन्स और एडवांसेस दे दिए तो उसे हम डिपॉजिट मान के चल सकते हैं क्या? हमारे पास किसी का पैसा पड़ा है तो क्या वो, हमारे पास कोई भी बंदा पैसा दे जाएगा तो क्या उसे हम डिपॉजिट मान लेंगे, या उसके लिए अलग कैटेगरी होगी? अगर अलग कैटेगरी नहीं, क्या वो डिपॉजिट का हिस्सा होना चाहिए? हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. हम ये मान के चलते हैं कि पब्लिक से जब डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं
भाई जनरली क्या होता है कि एक तरह के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ये भी आता है। एक कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या क्या करती है, कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, बहुत अच्छी बातें करती है। कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, कंपनी बैंक से कर्ज लेती है, उसको ब्याज देती है। कंपनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज लेती है, उनको ब्याज देती है। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मेंबर हैं या पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती है, जैसे बैंक करते हैं ना। जैसे अपन क्या किया, अपन ने सेविंग अकाउंट खुलवाया या एफडी खुलवाया। अपन ने क्या किया कि 10 लाख रुपए की एक एफडी खुलवाई, ठीक है। अपने जैसे 100 लोगों ने एफडी खुलवाई बैंक के अंदर। एक छोटी सी बात, छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं कि अपने जैसे 100 लोगों ने एक बैंक के अंदर कितने कितने लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की एफडी खुलवाई। कितने लोगों ने, 100 लोगों ने। बैंक के पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया, 100 10 लाख हो गया। 100 10 लाख का मतलब कितना होता है, 10 करोड़ रुपए। पेन ही नहीं चल रहा। कितना पैसा इकट्ठा हो गया, 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। अब ये 10 करोड़ रुपए बैंक क्या कर, अच्छा मान लो बैंक इस पे ब्याज देता है 8%। 8% यानी कि बैंक इस पे साल का कितना ब्याज देगा, 8%। 10 करोड़ का 8% कितना हुआ, 10 करोड़ का 8% कितना हुआ, 8 करोड़, 80 लाख रुपए। तेरी 80 लाख रुपए, कितना, 80 लाख रुपए हर साल बैंक क्या करने वाला है, 80 लाख रुपए हर साल जो है उस पर ब्याज देने वाला है। यस। अब बैंक क्या करेगा, इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करेगा, री इन्वेस्ट कर देगा। कितने, 10%, 12%, 15%। बैंक क्या करेगा, इस 10 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट कर देगा 10% पर। मान लो उदाहरण के तौर पे कम से कम 10%, तो बैंक को कितना कमाई हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए। चल यार, 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और 80 लाख रुपए चुका रहा है, तो फिर यहां पर कितने रुपए इसको पे करने हैं, बैंक को कितने रुपया बच गया, 20 लाख रुपए। बैंक को कितने पैसे बच रहे हैं यहाँ पर, 20 लाख रुपए बैंक को बच रहा है। यहाँ पर बैंक को कितना पैसा बच रहा है, 20 लाख रुपए। तो बैंक इस तरह से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और री इन्वेस्ट करती है और पब्लिक को क्या करती है, ब्याज देती है, और एक पर्टिकुलर टाइम मैच्योरिटी पीरियड पे उनका पैसा उन्हें वापस कर देती है, ये ब्याज जोड़कर। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20 लाख रुपए बैंक जो है हमारे पैसों से कमा रहा है। बिल्कुल वैसे ही कंपनी भी करती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी 8% पे, 9%, 8%, 7%, 6%, जो भी ब्याज की रेट होगी उस पर क्या करेगी, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी और फिर क्या करेगी, उन पे ब्याज देती रहेगी। लेकिन कंपनी मैक्सिमम कितने साल के लिए ले सकती है, 3 साल के। कम से कम कंपनी ले सकती है 6 महीने के लिए, और मैक्सिमम यानी कि लॉक इन पीरियड 6 मंथ्स होता है और मैक्सिमम 3 साल यानी कि 36 महीने। तो कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहे तो कर सकती है कि नहीं कर सकती है, उससे संबंधित प्रावधान, उससे संबंधित प्रोविजंस हम लोग सेक्शन 73 टू 76 ए के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आपको सीन समझ में आ रहा है, पब्लिक से डिपॉजिट क्यों करते हैं लोग, कमाने के लिए। कंपनी को लग रहा है कि यार एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 12% मुनाफा हो सकता है, तो कंपनी ने क्या किया कि एफडी का रेट था 8%, तो कंपनी ने बोला 8% हम आपको दे देंगे, आप पैसे दे दो, और ग्रोथ होगी तो उस पर डिविडेंड मिलेगा वो अलग। तो डिपॉजिटर्स को, अगर वो मेंबर भी हैं डिपॉजिटर्स, तो उन्हें क्या लगता है कि यार बैंक में एफडी कराएंगे तो सिर्फ एफडी मिलेगा, लेकिन इधर कराएंगे तो ये पैसा ये लोग काम में लेंगे, पैसा अपनी नजरों के सामने काम में आएगा, और उस पर अगर प्रॉफिट बनेगा तो वो प्रॉफिट में भी अपनी हिस्सेदारी, डिविडेंड भी मिलेगा। तो पब्लिक या मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बात समझ में आती है क्या? यस। अगर आपको बात समझ में आती है तो इसके प्रोविजन शुरू करें कि पब्लिक डिपॉजिट को लेकर लॉ क्या कहता है, कंपनी लॉ क्या कहता है, सेक्शन 73 और 76 क्या कहते हैं। शैल वी स्टार्ट इट नाउ? ध्यान से सुनना। सेक्शन 73(1) सबसेक्शन 1, सेक्शन 73 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि नो कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, नो कंपनी, कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
नो कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. नो कंपनी शैल एक्सेप्ट नो कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल कंपनी. मैं लिख देता हूं पहली लाइन, मैं समझ के चल रहा हूं, अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो आप साथ साथ नोटिंग करते हैं. नो कंपनी शैल एक्सेप्ट deposits from public except what? Eligible company. अंडर सेक्शन एलिजिबल कंपनी किसमें देके रखी है? 76 में. यानी कि 73 में क्या बात करेंगे कि अदर देन एलिजिबल कंपनी को लेकर क्या प्रोविजंस है, और एलिजिबल कंपनी है तो उसको लेकर क्या प्रोविजन है, सेक्शन 76 में बात करेंगे. पहली लाइन से क्लियर कर दिया, उससे बाइफरकेट कर दिया कि अच्छा पब्लिक डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट करेंगे? जाहिर सी बात है, पब्लिक से. ध्यान से सुनना, जो पब्लिक डिपॉजिट होगा, पब्लिक डिपॉजिट ये या तो कंपनी के मेंबर से एक्सेप्ट करेंगे, हम मेंबर को बोलेंगे पैसे दे दो, या फिर जनरल पब्लिक से बोलेंगे कि आप दे दो. तो सेक्शन 73(1) क्या कह रहा है कि आप लोग जनरल पब्लिक से, सेक्शन 73(1) में तो मना कर दिया कि भाई साहब कोई भी कंपनी, एक कंपनी भी जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती. इसका मतलब मेंबर्स को लेकर यहां पे प्रावधान होंगे. इसका मतलब क्या है? मेंबर्स को लेकर यहां पे प्रोविजंस होंगे, क्योंकि जब सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 कुछ बात. अच्छा, पहली बात तो ये एलिजिबल कंपनी होती क्या होगी? तो एलिजिबल कंपनी ऐसी कंपनी जिसकी आपका जो है मिनिमम नेटवर्थ. एलिजिबल कंपनी क्या होगी? एलिजिबल कंपनी मींस ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ, चले यार, जिसका नेटवर्थ मिनिमम नेटवर्थ कितना? 100 करोड़ हो, या फिर उसका टर्नओवर मिनिमम कितना हो? 500 करोड़ हो. कम से कम इतना टर्नओवर हो. तो ऐसी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशल सॉल्यूशन पास करना पड़ेगा, बायपासिंग स्पेशल resolution. They can accept deposits from public. MCQ के लिए तैयारी है ये. एलिजिबल कंपनी क्या होती है? इस चैप्टर के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन आते हैं तो दो ही तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जो जिसमें से एक क्वेश्चन हम आज खत्म कर देंगे, एक क्वेश्चन कल खत्म कर देंगे. दो छोटा, एकदम छोटा सा पुच्चू सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा कोई 30 मार्क का नहीं है. अच्छा, प्रैक्टिकली सोचो, सेक्शन 73(1) ने क्या बोला कि कोई कंपनी जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट एलिजिबल कंपनी. एलिजिबल कंपनी कौन? जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए, कम से कम नेटवर्थ उसका कितना है? 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है. नेटवर्थ कितना है? 100 करोड़ या उससे ज्यादा है. टर्नओवर उसका 500 करोड़ या उससे ज्यादा है. तो ये लोग एक स्पेशल सोल्यूशन पास करके पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं. लेकिन ये सेक्शन 73(1) कुछ कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता. कुछ कंपनीज पर, मतलब यहां लिखा है नो कंपनी शैल एक्सेप्ट, यानी कि कंपनी शैल एक्सेप्ट. एक्सेप्शन की बात करें, आप प्रैक्टिकली सोचो, बैंक है, आरबीआई की गाइडलाइंस बना रखी हैं. आरबीआई ने गाइडलाइंस बना रखी हैं कि जितना मर्जी डिपॉजिट एक्सेप्ट, और उनका तो काम ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होता है. तो उस पर ये यहां के प्रोविजंस नहीं लगेंगे. क्यों? क्योंकि आरबीआई ने अपने, ऐसा नहीं है कि उनको खुला छोड़ दिया है, आरबीआई ने उसके ऊपर अपना नकेल कसी हुई है, अपने प्रोविजंस है. तो आरबीआई ने बोला कि यार सुनो, हमारी कंपनीज को छोड़ दो. हमारी कंपनीज कौन सी? तो यहां पे अपन बात करते हैं कि सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 से कुछ कंपनीज को एग्जम्प्ट कर दिया है. तो एग्जम्पशन किसको दी गई है?
एग्जम्प्टेड कंपनीज कौन सी हो गई? नंबर 1 बैंकिंग कंपनीज, नंबर 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी, नंबर 3 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इन सब का काम तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है ही। तो लॉ ने बोला कि यार इनको, इनके ऊपर आरबीआई ने जब अलग से प्रावधान बना रखे हैं तो कंपनीज एक्ट तुम मत बनाओ, या तुमने बना भी दिए तो कोई बात नहीं, बाकी कंपनीज पर लगेंगे, लेकिन जो कंपनी ये आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है उसके ऊपर नहीं लगेंगे। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी क्या करती है, आरबीआई के हिसाब से चलती है, तो यहां से मना कर दिया। या फिर और कोई ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी हो, other companies notified by central government, notified by central government। अब आता है बात सेक्शन 73 सबसेक्शन 2। देखो कुल 5 सबसेक्शन है, अब क्योंकि 2 ही सेक्शन है तो 20 सबसेक्शन अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, छोटी सी बात कह रहा है कि भाई साहब कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती जब तक कि वो एलिजिबल कंपनी ना हो, और एलिजिबल कंपनी 100 करोड़ की नेटवर्थ हो या फिर टर्नओवर 500 करोड़ का हो, कोई सी भी शर्त पूरी कर दे वो एलिजिबल कंपनी होगी। और एलिजिबल कंपनी एक स्पेशल सोल्यूशन पास कर दे यार, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सेक्शन 76 के अंदर इसके प्रावधानों के ऊपर, इसके प्रोविजंस के ऊपर चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन कुछ कंपनीज को एग्जाम्प्ट कर दिया सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 ने। किस क्या क्या एग्जाम्प्ट कर दिया? बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या एनी अदर कंपनी विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। फॉर दिस पर्पस का मतलब फॉर एग्जामिशन पर्पस, मतलब वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे तो कंपनीज एक्ट के रूल्स के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट कह दिया है वहां पर कि भाई साहब आप जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन को लेकर चल रहे हो तो उतना काफी है। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 कहता है, अब ये बात कर रहा है मेंबर्स की। हमने यहां पर बात किया ना, हमने यहां पर बात किया कि पब्लिक से डिपॉजिट या तो जनरल पब्लिक से लिया जा सकता है, मेंबर से लिया जा सकता है। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट की बात करेंगे तो वहां जाके बात करेंगे, लेकिन मेंबर से बात कर रहे हैं तो यहीं पे कर लेते हैं। और मेंबर से बात कर रहे हैं तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि कोई भी कंपनी मेंबर से क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है, मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है, तो इसके कुल 6 क्लॉजेज हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये 6 क्लॉजेज को फुलफिल किया तो आप क्या कर सकते हो, मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपने कुल 6 क्लॉजेस को फुलफिल किया, ए बी सी डी ई एफ, तो ये ए टू एफ क्लॉजेस को फुलफिल अगर आप करेंगे तो आप क्या कर सकते हो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर, सॉरी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मैं यहां पर लिख दूं अगर कि एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट deposits from members after satisfying some conditions। सम कंडीशंस में उसने क्लॉज दिए हैं। ये सेक्शन 73, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए है, फिर मैं लिखूंगा बी, तो 73 टू बी, 73 टू सी, 73 टू डी, 73 टू ई, 73 टू एफ, ऐसे करके 5-6 क्लॉजेस दिए हैं। उन क्लॉजेस के हिसाब से अपन को यहां पर पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहली बात है कि देखो कुल 5 शर्तें दी हैं कि मेंबर से अगर आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो इन नियमों का पालन करो। वो नियम क्या है कि सबसे पहले एक एडवर्टीजमेंट दो। देखो प्रैक्टिकली सोचो, जब पब्लिक में शेयर्स इशू करने होते हैं किसी तो फिर अपन क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है कि शेयर्स इशू करें, मान लो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें तो इसका रिडम्पशन कब होगा, इस पर डिविडेंड कितना परसेंटेज होगा, एक रेट ऑफ डिविडेंड पहले से तय होता है। तो ठीक वैसे ही एक एडवर्टीजमेंट, एक सर्कुलर अपन को मेंबर्स को जब भी अपन करेंगे तो डीपीटी 1 में रेडी करना है। और उस सर्कुलर के अंदर, सर्कुलर मतलब उस एडवर्टीजमेंट जिसे हमें न्यूज़पेपर्स में छापना होता है, 2 न्यूज़पेपर इंग्लिश और वर्नैक्युलर में, तो उस सर्कुलर यहां पर उस
प्रोस्पेक्टस को क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर बोल रहे हैं, बराबर है। तो ये चीज बस दिमाग में रखना कि जैसे वहां प्रोस्पेक्टस था, यहां सर्कुलर है, एडवर्टीजमेंट की बात चल रही कि एड आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात क्या बोली, क्लॉज ए में क्या बोला, सर्कुलेट करो। क्या सर्कुलेट करना है, सर्कुलर। कौन से फॉर्म में बनाना है, डीपीटी, डिपॉजिट्स है तो डीपीटी 1 में होगा। किसको सर्कुलेट करना है, टू मेंबर्स, क्योंकि अपन किसको इशू कर रहे हैं, किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेंबर से कर रहे हैं। तो मेंबर को आपको क्या करना है, सर्कुलर इशू करना है, ठीक है। कंटेनिंग डिटेल्स, कंटेनिंग डिटेल्स, डिटेल्स क्या होंगी, अब इस सर्कुलर के अंदर डिटेल्स क्या होंगी। सबसे पहली बात कि हमारा लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर एग्जिस्टिंग। अगर हम पहली बार ही करने आए तो बोल देंगे भाई साहब इससे पहले हमारा कोई डिपॉजिट रहा नहीं है और किसी तरह का कोई डिपॉजिट पे आउटस्टैंडिंग रकम है हमारी। नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स भी नहीं बताएंगे, मतलब होंगे ही नहीं तो कहां से बताएंगे, और अगर हुए तो वो नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स बताओ और कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, और क्या हमने कोई क्रेडिट रेटिंग ले रखी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। तो ये 3-4 बातें बतानी है। पहली बात क्या बतानी है अपन को, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, बहुत बढ़िया, ये बता दिया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड, डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन डिपॉजिट्स, और अगर कोई क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग कोई ऑब्टेन करके रखी है तो वो चीज ये सर्कुलर का हिस्सा होंगे ही। बाकी बेसिक डिटेल्स जो होती हैं वो तो होंगी ही, कि भाई हम ब्याज कितना देंगे और डिपॉजिट किस हिसाब से हम आपसे लेंगे, कितने समय में वापस देंगे, तमाम तरह की शर्तें होंगी। लेकिन ये खास बातें कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, नंबर 1, नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कितने हैं और आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है डिपॉजिट का, ये आपने इनको बता देना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, सर्कुलेट कैसे करेंगे, circulate it in टू न्यूज़पेपर। और जब भी मैं टू न्यूज़पेपर की बात करता हूं तो मैं इसे मान के चलता हूं कि आपको पता है कि एक इंग्लिश में भेजने की बात हो रही है और दूसरा वर्नैक्युलर में भेजने की बात हो रही है। 2 न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट इस तरह का दिया जाएगा। न सिर्फ इतना, बल्कि एक ऑडिटर का, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी लगेगा। यानी कि धंधे की बात आ गई यहाँ पे, अपन को सर्टिफिकेट के पैसे मिलेंगे। स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट फ्रॉम, अरे यार चल जा भाई, सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट ऑडिटर। क्या सर्टिफिकेट देगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कि साहब इन्होंने किसी तरह का जो वो होता है डिपॉजिट होता है तो नो डिफॉल्ट। मान लो इन्होंने पहले भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे थे और वो लोग पैसे मांगने खड़े खड़े, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे, 1 महीने पहले ही सबको पेमेंट कर दिया, ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया, निश्चिंत रहें आपका पैसा डूबेगा नहीं। इसलिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या किया जाता है, एक सर्टिफिकेशन होता है कि नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट्स। रीपेमेंट्स में क्या आ गया, आपके मैच्योर डिपॉजिट की वैल्यू आ गई है, उस पर ब्याज की राशि आ गई, ब्याज की अमाउंट आ गई। तो इन्होंने किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया। और अगर डिफॉल्ट किया था, इफ डिफॉल्टर्स इन पास्ट इट इज मेक गुड, यानी कि इनकी पेमेंट कर दी, एंड 5 years elapsed
फ्रॉम मेकिंग इट गुड। इस बात को समझना ध्यान से। ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपको एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेट के अंदर क्या कहानी होगी? सर्टिफिकेट के अंदर सीधा सीधा ऑडिटर ये बताएगा कि साहब इनका पिछला किसी तरह का कोई डिपॉजिट था ही नहीं, और अगर था तो इन्होंने ड्यू डेट पे रिपेमेंट कर दिया। नहीं सर, इनका डिपॉजिट था, ड्यू डेट पे इन्होंने रिपेमेंट नहीं किया था, यानी कि ये अपराधी हैं। इनके माथे पे लिख के देगा कि ये लोग चोर रह चुके हैं, ठप्पा मार के देगा ऑडिटर। लेकिन क्या बोलेगा? साहब जब इन्होंने डिपॉजिट में डिफॉल्ट किया था, डिफॉल्ट के बाद इन्होंने 2-3 महीने बाद इन्होंने पेमेंट कर दिया था, 3 महीने बाद पेमेंट कर दिया, यानी कि अब वो डिफॉल्ट नहीं रहा, डिफॉल्ट को अच्छा कर दिया। तो अभी डिफॉल्ट को अच्छा किए हुए अगर 5 साल निकल गए, यानी कि अगर आपने एक बार डिफॉल्ट किया तो पहले उस डिफॉल्ट को सुधारो, और वो डिफॉल्ट आपसे सुधर जाता है तो भी लॉ कहता है 5 साल तक आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर 5 साल निकल गए हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब क्या कर रहे हैं? आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं कि उस चीज को 5 साल के ऊपर हो गया है। बड़ी अच्छी बात है। ये जो सर्कुलर भेजा जाता है, ये सर्कुलर की मियाद कितनी होती है? टर्म कितना, टेन्योर कितना होता है? तो सर्कुलर की वैलिडिटी होती है आपकी कितनी? सर्कुलर की वैलिडिटी, अरे यार, सर्कुलर की वैलिडिटी जो होगी वो कितनी होगी? 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एजीएम। विच एजीएम का डेट, एजीएम हुई उसका तारीख, विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले आएगा वही इसका अंतिम तिथि होगा। दोनों में से जो भी पहले आएगा वही इसका अंतिम तिथि होगा, इसकी वैलिडिटी होगी। बात समझ में आती है? अगर तो क्लॉज ए ओवर। क्लॉज ए किस बारे में बात कर रहा है? ध्यान से सुनो। क्लॉज ए कह रहा है कि भाई साहब, क्लॉज ए क्या कह रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मेंबर से, पब्लिक मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो मेंबर को डीपीटी 1 में पहले एक सर्कुलर रेडी करो, रेडी करके 2 न्यूज़पेपर में छाप दो, 2 न्यूज़पेपर में छाप दो। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या करो, एक सर्टिफिकेट ले लो कि इनका या तो कोई किसी तरह का कोई बकाया नहीं है, और कभी बकाया था तो इन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया, और डिफॉल्ट किया था तो डिफॉल्ट को ठीक किए 5 साल हो गए हैं, ये कर सकते हैं। ऐसे सर्कुलर की वैलिडिटी 6 महीना या फिर एनुअल जनरल मीटिंग की डेट तक होती है। सर्कुलर में क्या खास बातें क्या होंगी? ऐसे तमाम डिटेल्स तो होंगी, लेकिन खास बात है लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताया जाएगा। एक, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर कितने हैं और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स कितने हैं। जाहिर सी बात है कोई भी बंदा जब आपको पैसे देगा तो उसकी नजर यही रहेगी कि मेरे से पहले और कितने लोग बैठे हैं, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम होता है। जिन्होंने पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट करके रखे हुए हैं कंपनी ने जिनके, तो पहले कंपनी उनको पैसे देगी। तो क्या कंपनी की हेल्थ ऐसी है कि ऑलरेडी जो बैठे हुए हैं और हम भी आकर बैठ जाएंगे तो क्या कंपनी हमारी पेमेंट कर पाएगी? तो ये अपन सर्कुलेशन के सर्कुलर के अंदर ये चीजें डाल देते हैं। क्लॉज नंबर ए ओके है तो अंगूठा दे दो, फटाफट आगे बढ़ते हैं, बी पर आते हैं। मैं सब मान के चल रहा हूं, साथ साथ लिख रहे हैं आप। चलो मैं बी पॉइंट भी साथ में लिख देता हूं कि ये सर्कुलर पब्लिक में डालने से पहले, सॉरी, पब्लिक का मतलब न्यूज़पेपर में, जैसे न्यूज़पेपर में आया पब्लिक हो गया वो सर्कुलर। तो ये सर्कुलर न्यूज़पेपर में डालने से पहले, पब्लिक में डालने से पहले, पब्लिक का मतलब यहां पर मेंबर्स को देने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मत्था टेक के आना पड़ेगा मंदिर में, और मंदिर में पहले एक पहला शादी का कार्ड मंदिर में रखते हैं ना, तो ठीक ऐसे ही पहला शादी का कार्ड, पहला सर्कुलर कार्ड रजिस्ट्रार के पास मत्था टेक के आ जाएंगे। क्लॉज बी 73(2)B। बी क्या कह रहा है कि भाई साहब बहुत आसान सी बात है, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर विद, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर विद ROC within 30 days
within 30 days before circulation. बिफोर सर्कुलेशन, ये पॉइंट खत्म होता है यहां पर। नेक्स्ट आता है आपका 73 टू सी। 73 सी ROC, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ROC के पास। नेक्स्ट आता है आपका 73 बिल्कुल समझ के चलना, आराम से चलना, कोई जल्दबाजी नहीं है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो फुल मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि जरा सा भी स्किप हुआ ना तो फिर ये थोड़ा सा देखने में टेक्निकल लगता है चैप्टर। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, पहले कहानी सुन लो। ये कह रहे हैं कि यार अपन ने मेंबर्स ने क्या किया, डिपॉजिट दे दिए, डिपॉजिट मतलब कंपनी को पैसे दे दिए हैं। तो लॉ ये कहता है कि हर साल जितने डिपॉजिट्स की आपको रीपेमेंट करनी है। मान लो कि आने वाले साल, अगले साल हमको 1 करोड़ रुपए की रीपेमेंट करनी है, तो लॉ ये कहता है कि उसका 20% अगले साल जो मैच्योर होने वाले हैं डिपॉजिट्स, उसका 20% निकाल के आप अलग से खाते में जमा कर लो, सेपरेट बैंक अकाउंट में, ताकि तब लोड नहीं आए, तब 80 रुपए आपको इंतजाम करने पड़े। ऐसा बोला है यहां पर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह, जैसे मान लो 100 करोड़ रुपए जो डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं, कब मैच्योर हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर मैच्योरिटी डेट है, तो इस साल क्या करेंगे हम, उसका 20 करोड़, 100 करोड़ का 20% कितना होता है, 20 करोड़। तो ये 20 करोड़ रुपए लेकर हम क्या करने वाले हैं, ये 20 करोड़ रुपए लेकर हम क्या करने, एक सेपरेट बैंक अकाउंट होगा, उसके अंदर पैसे डाल देंगे, इसे बोलेंगे डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। और ये एक स्ट्रिक्टेड रिजर्व है, रिस्ट्रिक्टिव रिजर्व है, इसका भुगतान सिर्फ इसकी पेमेंट या इस खाते से पैसा निकाला जाएगा सिर्फ डिपॉजिट होल्डर्स की रीपेमेंट के लिए, इसके अलावा नहीं। तो ये क्लॉज नंबर सी बस इतनी सी बात बोलता है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व कब तक बनाना है, 30 अप्रैल तक बनाना है, हर साल, लगभग हर साल आपको, जब तक मैच्योरिटी डेट जिस साल आएगी उससे ठीक पिछले साल वाले में, ठीक है। तो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ये कब तक बनाना है आपको, 30 अप्रैल, ठीक है। ऑन और बिफोर, ऑन, उल्लू के पट्टे पेन, ऑन और बिफोर। बहुत गुस्सा आ रहा, मैं बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही, साला पेन नहीं चल रहा ठीक से। कितना करना है आपको, 20% ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग द फॉलोइंग ईयर, अगले साल जो होने वाले हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, सेपरेट बैंक अकाउंट खोलो, इन शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक में आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना है, आपका काम हो जाएगा। आपका होता है 73(2)(c) खत्म, अब आता है 73(2)(d), यानी कि क्लॉज नंबर डी। क्लॉज नंबर डी ओमिट कर दिया है, खुशी की बात, मजा आ गया। ओमिटेड यानी कि डिलीटेड। क्लॉज आता है ई, क्लॉज क्या कह रहा है, ई कह रहा है सर्टिफिकेशन बाय कंपनी, यानी कि कंपनी को यहां पे वही सर्टिफिकेशन देना है जो ऑडिटर ने दिया, यानी कि कंपनी भी लिख के देगी क्या, कि हमने किसी तरह का रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, सॉरी, हमने किसी तरह का रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया। रीपेमेंट का मतलब किस चीज में, मैच्योर्ड अमाउंट में, मैच्योर डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में, या फिर उन पर कोई ब्याज बनता था तो उसमें हमने किसी तरह की कोई चूक नहीं की, और अगर कभी चूक की थी तो उस चूक को हमने ठीक कर लिया, और ठीक किए हुए 5 साल से ज्यादा समय निकल गया है, मतलब हम एलिजिबल हैं। बराबर है क्या। तो मैं सिर्फ इसमें हाफ पॉइंट लिख रहा हूं, बाकी आप वहां से उठा सकते हो कि सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेशन बाय कंपनी, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, ABCDE। और नेक्स्ट आता है F। जब भी इसके डिफॉल्ट की बात आएगी तो डिफॉल्ट के साथ हमेशा ये बात रहेगी कि साहब इन्होंने डिफॉल्ट तो नहीं किया है, इन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है, अच्छी बात है। नहीं सर, इन्होंने डिफॉल्ट किया था कभी और ये फिर आया मांगने, तो बताओ डिफॉल्ट किया था, हाँ, उसे ठीक कर दिया क्या? नहीं किया साहब, अभी तक ठीक नहीं। और तो फिर कर ही नहीं सकते यार, तुम पहले ठीक किया हो, किए हो ठीक, हाँ किया है सर, ठीक किया है, ठीक किया है। अच्छा, ठीक किए हुए तुमको 5 साल हो गए हैं? नहीं सर, 4 ही साल हुए। तो फिर तुम डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते मेंबर से? नहीं नहीं सर, 8 साल पहले हमने उनको क्लियर कर दिया था, 8 साल पहले, 8 साल बीत गए उस बात को। अच्छा लो यार, फिर तुम डिपॉजिट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर ई यही कहता है। और एफ कहता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर, या बाय क्रिएटिंग चार्जेस फॉर, चलो फॉर लिख दिया है तो ठीक है, फॉर डिपॉजिट्स बाय क्रिएशन ऑफ चार्जेस, बाय क्रिएशन ऑफ चार्जेस ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी। मतलब क्या करेंगे कि कंपनी ने क्या किया कि मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, तो मेंबर बोल रहे हैं कि यार कल को मान लो तुम डूबने पे चले गए, तो हम क्या करेंगे, आप चिंता मत करो, ये जमीन पड़ी है, ये वाली जमीन है ना, ये जमीन आपकी है। अगर कल को हम पैसे नहीं दे पाए तो डिपॉजिटर्स इसे बेचकर आप अपना एक ट्रस्टी अपॉइंट कर लो, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके हितों के विरुद्ध कुछ जा रहा है, आपके विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, विच इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, तो आपका एक ट्रस्टी होगा, वो आपकी मीटिंग बुलाएगा। मीटिंग बुलाने के बाद अगर ये डिसीजन भी लेना पड़ा ना कि जमीन बेचो और पहले हमारी पेमेंट करो, क्योंकि कंपनी तुम हमारा ब्याज का पेमेंट नहीं कर रहे हो टाइम से, तो वो बिकेगी और आपकी पेमेंट होगी। आप चिंता मत करो, डिफॉल्ट के लिए हम यहां पर आपके लिए कुछ सिक्योरिटी मेंटेन करके रखे हैं। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि जब तक सिक्योरिटी उनके लिए रखोगे नहीं अलग से, तब तक वो डिपॉजिट क्यों आपके पास छोड़ेगा यार? तो ये भी करके आपको ये भी आपको करके रखना पड़ेगा। तो ये कुल 6 पॉइंट्स हैं। ये 6 पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं क्या? आसान से हैं। एक बार अब स्पीड में बता रहा हूं। सबसे पहली बात है सर्कुलर दे दो। सर्कुलर के अंदर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो बताओ, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स हैं वो बता दो, कंपनी का आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट कितना है, क्रेडिट रेटिंग अगर लिया है तो वो भी बता दो, पहली बात। दूसरी बात, 2 न्यूज़पेपर के अंदर आप सर्कुलर को छाप दो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। लेकिन एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का एक डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट भी उसके अंदर हो कि भैया कोई डिफॉल्ट नहीं है, और डिफॉल्ट को लेकर वही 5 साल वाला गाना ये भी गाएगा इधर बैठ के, ठीक है। ये सर्कुलर का वैलिडिटी कितना होगा? 6 महीने, या फिर एजीएम, दोनों में से जो भी पहले आ जाए वो इसका सर्कुलर का लास्ट डेट या वैलिडिटी होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्लॉज बी क्या कहता है कि भाई सर्कुलर न्यूज़पेपर या मेंबर्स को देने से पहले रजिस्ट्रार के पास मत्था टेको। क्लॉज सी कहता है कि डिपॉजिट डीआरआर की आप पेमेंट डीआरआर बना के रखो, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व आप अकाउंट बना के रखो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, ताकि 100 रुपए की पेमेंट करनी हो तो 20 रुपए तो अभी यहीं से मिल जाए, बाकी 80 रुपए कोई सिक्योरिटी आप रखेंगे, उसमें फ्लक्चुएट होता है ना अमाउंट ऊपर नीचे, तो ऐसा ना हो कि भाव गिर गए हो तो 20% से ज्यादा क्या ही गिरेगा। ये सोच रही होगी, मुझे नहीं पता क्या सोच रही होगी, लेकिन हम ये मान के चले ये सोच रही होगी कि 20 रुपए का इंतजाम तो यहां से कर लो। डी क्लॉज ओमिट कर दिया है। ई क्लॉज कहता है कि कंपनी एक सर्टिफिकेशन देगी नो डिफॉल्ट वाला, जो ऑडिटर से इन्होंने सर्कुलर में सर्टिफिकेशन ले लिया, और प्रोवाइड फॉर सिक्योरिटी फॉर डिपॉजिट क्रिएशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, कि एक क्या करेंगे कि चार्ज की संपत्ति इनके लिए रख देंगे, जिसको ये क्या करेंगे कि अगर मान लो इन केस पेमेंट में दिक्कत आती है तो यहां से पेमेंट कर दिया जाएगा। क्लियर है? अगर तो इसमें एक एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनना। एक्सेप्शन क्या कहता है? क्लॉज, एक्सेप्शन तो लाल में ले लेते हैं, क्लॉज
ए से लेकर ई तक एप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी कि ये 5 क्लॉजेस है एग्जम्पशन है। किसको एग्जम्पशन है? कुछ प्राइवेट कंपनीज को। चल ही नहीं रहा है पेन यार, क्या हो रहा है? सम प्राइवेट कंपनीज एंड आईएफएससी कंपनीज। आज मैं एक तो वैसे थका हुआ, ऊपर से चिड़चिड़ा, जुकाम अलग हो गया है। चलो, कुछ प्राइवेट कंपनीज और आईएफएससी कंपनी को ए टू ई में छूट दे दी। ए मतलब क्या? सर्कुलर देने की जरूरत नहीं है आपको, और जब सर्कुलर बनाया ही नहीं तो आरओसी के पास क्या देना, उसकी भी जरूरत नहीं है। तीसरी बात सी कि आपको जो है सर्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि साहब डिफॉल्ट जो था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपको देना। डीआरआर बनाने की आपको जरूरत नहीं है, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ए बी सी डी ई की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करो, सिक्योरिटी रख लो उनके लिए। कुछ प्राइवेट कंपनीज, वो प्राइवेट कंपनीज क्या है? देखो, पहला प्राइवेट कंपनीज, पहला क्या बोल दिया प्राइवेट कंपनीज के लिए? डिपॉजिट अगर 100% ऑफ डिपॉजिट्स वाटर पार्क जाने से सर्दी हो गई। मैं तो घर पर ही था फिर भी सर्दी हो गई। अच्छा, मेरे को तो शायद उसी से हो गई यार। डिपॉजिट्स नॉट, और बहुत इतना जोर से ठंडा पानी होता है ना वाटर पार्क का कि क्या बताऊं, बहुत जोर से, बहुत ज्यादा जोर से वाला ठंडा होता है। डिपॉजिट्स नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपका डिपॉजिट, मेंबर्स जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ए टू ई नहीं लगेगा। या फिर आप क्या हो, नया स्टार्टअप हो, आप क्या हो, न्यू स्टार्टअप हो, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, और आपको फर्स्ट 5 इयर्स तक आपको ए टू ई नहीं लगेगा, यानी कि एग्जम्पशन है। या फिर, यार ये पेन नहीं चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। या फिर तीसरा, अरे संकल्प, यार पेन पड़ा है क्या यहाँ पर? कोई चार्ज्ड पूरा? क्या क्या? पेन पड़ा है क्या, पेन टैब का? पेन क्या? एक सेकंड, देखो यार, अगर हो तो। शायद मैं चार्ज नहीं किया हूँ, अटक रहा है बहुत ज्यादा मेरा। अच्छा, रोल सर्कल आके देता हूँ। हाँ तो फिर मैं इसको यहीं रख जाऊंगा जाते वक्त। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड में 3 कंडीशन है कि ना तो वो प्राइवेट कंपनी एसोसिएट है, या सब्सिडरी है, सब्सिडरी ऑफ एनी कंपनी, प्लस, यानी कि एंड बी, ना तो वो एसोसिएट है ना सब्सिडरी है किसी कंपनी की। नंबर 2, बोरोइंग्स जो हैं इसके कंपनी के,
ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके बोरोइंग्स लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और ₹50 crore whichever is lower, इससे ज्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सीड्स बोरोइंग लेस देन, या इसके अच्छा यहां बोल दी दिया ना, लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़। मान लो कि पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ रुपए, तो पेड अप शेयर कैपिटल का दुगना कितना हो गया 10 करोड़ का, 20 करोड़। तो 20 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर क्या हो गया 20 करोड़। तो 20 करोड़ से भी कम अगर उसकी बोरोइंग्स हैं तो फिर आपको तीसरी शर्त और पूरी करनी है, और तीसरी शर्त क्या है कि आपने ये जो बोरोइंग्स हैं, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, जो आपके डिपॉजिट्स वगैरह है, नो डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट subsisting, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट सबसिस्टिंग, चल नहीं रहा पेन यार, एट एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस at the time of acceptance of deposit, at the time of deposits। यार मुझे लग रहा है ये इसकी टेढ़ी हो गई है यार पिन, तो पिन टेढ़ी, ये एक्सचेंज तो नहीं हो गया अपना उनसे, उनकी जैसे टेढ़ी हो गई थी ना पिन, एक बार चेक करना। ये देखो ये लिख रहे हैं ना तो थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, जैसे ही टेढ़ा हो रहा है ना छोड़ छोड़ के लिख रहा है ये। हाँ, ज्यादा तो नहीं, नॉर्मल जैसे चला रहा था मैं, है ना। वो उनके अपने से एक्सचेंज तो नहीं हो गया उनका सर वाला। हाँ, नहीं तो ब्लैक उनका भी तो ब्लैक था अपना आदित्य सर वाला। वजन, अच्छा, ओके। तो फिर ये फिर इसका क्या होगा। हाँ, चलो, तो आगे आगे देखते हैं। हाँ, आगे क्या देखना है भाई, बस यही तीन कंडीशंस हैं। तो ये क्या कह रहा है कि भाई साहब आपको क्लॉज ए से ई की एग्जम्पशन मिलेगी अगर आप ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसके डिपॉजिट्स जो हैं वो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से कम हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, न्यू स्टार्टअप है तो 5 साल तक। और तीसरी बात, बोरोइंग्स अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल के दुगने से कम है या 50 करोड़, दोनों में से जो भी विच एवर इज लोअर। और तीसरी बात आती है कि अगर आपने रीपेमेंट में किसी तरह के रीपेमेंट अभी तक खड़ा नहीं है, रीपेमेंट खड़ा नहीं है मतलब आपने डिफॉल्ट किया, पिछली बार भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे थे और अभी तक वो पैसा खड़ा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक ऐसा है, यानी कि A to E क्लॉज आप पर लगेंगे। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर नहीं लगेंगे। क्लियर है। तो अब मुझे एक बार ओके कर दो, मैं आपको एक फोटो बना देता हूँ, वो फोटो आपको बनाना है, इतना मैं मान के चलूँ ओके है। यस, देखिए, एक चार्ट बना के दे रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप साथ साथ इसको बना लीजिए। इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। जैसे बढ़िया चल रहा है एकदम यार, देखो
इंपॉर्टेंट चार्ट है, चार्ट बना लीजिए। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स को लेकर है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को लेकर है, साथ साथ बना लेना बॉस। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी दो तरह की हो गई जी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, अदर पब्लिक कंपनीज। हाँ हाँ, भाई फाइनल अथॉरिटी किसके हाथ में अभी भी? वही 6 साढ़े 6 कल ही मिलेंगे अपन, तो तुम तो चले जाओगे अभी। पता नहीं 6:30 भी बजेगा, कुछ एग्जैक्ट नहीं। अगर मैं उससे पहले फ्री हो गया तो मैं नीचे आ जाऊंगा। अच्छा, इधर ही रख दूं बेटा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इस पर रख दूंगा सीपीयू पे। ठीक है, ठीक। हेलो, हाँ जी। तो आप साथ साथ ही बना लीजिए। आईएफएससी कंपनी, आईएफएससी लिमिटेड और प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज, अब इसको भी अपन स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, अदर प्राइवेट कंपनी, अदर प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, अदर प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी satisfying all three conditions. Private company satisfying all three conditions. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की लिमिट्स को लेकर ये चार्ट है कि कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की लिमिट्स को लेकर ये चार्ट है। ये लिमिट्स को लेकर एक कंफ्यूजन रहता है, सारा ना इंटरेस्ट खराब हो जाता है। जैसे अगर अपने ये सामान प्रॉपर ना हो ना, तो जंग लड़ने का मजा ही नहीं आता है यार, कि ठीक से अपन काम ही नहीं कर पा रहे हैं ना। चलो मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ, इसका नंबर दे देते हैं अपन 1, आप भी दे दो साथ साथ। अदर पब्लिक कंपनीज को नंबर दे दिया मैंने 2, ये देखो अब 2 चलने में इतना देर हो रहा है 2। आईएफएससी को दे देते हैं 3, स्टार्टअप प्राइवेट को दे देते हैं 4, इसको दे देते हैं 5, इसको दे देते हैं 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 तरह की कंपनीज हैं, 6 तरह के लिमिट्स हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को और प्रोविजन इधर उधर कहीं ना कहीं घुसा के रखे हुए हैं। तो अपन इसको वन शॉट समझ के चलेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। सेक्शन 73, अच्छा अपन ने बात किया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट किस किस से ले सकते हैं? या तो ले सकते हैं पब्लिक से, या फिर ले सकते हैं मेंबर से। पब्लिक से सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 ने मना कर दिया कि कोई भी कंपनी, नो कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक।
सेक्शन 73 ने क्या किया, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अच्छा, इसको पब्लिक से लिया तो इसको अपन बोल देते हैं ए, और इसको बोल देते हैं मेंबर से लिया तो अपन बोल देते हैं बी। तो ए, पहले में ए बी, दूसरे में ए बी, तीसरे में ए बी, चौथे में ए बी, पांचवे में ए बी, छठे में ए बी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स की लिमिट्स। हमने नंबर 1 कंपनी नाम दिया एलिजिबल कंपनी को, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। हमने 2 नाम दिया है अदर पब्लिक कंपनीज को। हमने 3 नाम दिया आईएफएससी को। हमने 4 नाम दिया है किसको, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज को। हमने 4 किसको दिया है, स्टार्टअप प्राइवेट को। नंबर 5 अदर देन स्टार्टअप प्राइवेट, यानी कि कोई सी भी प्राइवेट कंपनी हो। नंबर 6 ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सेटिस्फाई करती है ऑल 3 कंडीशंस, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है। और वो 3 कंडीशंस कौन सी वाली 3 कंडीशन, ये वही वाली 3 कंडीशंस है। कौन सी वाली बात करेंगे अभी, कौन सी वाली है ना। तो ये कुल 6 कंपनीज अपन ने लिए, और 6 कंपनी में अपन ने बोला कि भाई साहब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट जो है या तो पब्लिक से लेते हैं या फिर मेंबर से लेते हैं। तो ए हमने नाम दे दिया पब्लिक से लिए तो क्या, और बी लिमिट हमने दे दिया मेंबर से लिए तो क्या। तो सबसे पहला नाम किसका है आपका, इनका है। तो पब्लिक से डिपॉजिट कौन ले सकते हैं, सिर्फ नंबर 1 कंपनी। नंबर 1 कंपनी कौन सी, अपनी एलिजिबल कंपनी। तो सिर्फ ये ले सकती है। और इसके इसमें क्या बोला है कि भाई साहब इसकी बात हम करेंगे, एलिजिबल कंपनी की बात अलग से। लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए बताओ, क्या ये पब्लिक से लोन, पब्लिक से एक्सेप्ट ले सकते, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या। 1 से लेकर 6 तक जो भी हमने कंपनीज लिखी हैं, इसमें क्या पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है क्या। एक को छोड़ दो, एलिजिबल कंपनी को छोड़ दो। आंसर करना बड़े ध्यान से, समझने की कोशिश करना। बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। जब अपन पढ़ते हैं तो अपन फंस जाते हैं कि किसमें क्या था क्या नहीं था। ध्यान से सुनो कि अगर हम बात करें भाई कि हम पब्लिक से डिपॉजिट कहाँ ले सकते हैं, सिर्फ ऐसी पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल है। इसका मतलब इसके अलावा दुनिया की किसी कंपनी में हम पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अपन ने 6 तरह की कंपनीज ली हैं, तो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पाएगा क्या कोई, नहीं, सिर्फ एलिजिबल कंपनी। यानी कि हमें क्या करना है, क्राइटेरिया सिर्फ एलिजिबल कंपनी का देखना है कि साहब एलिजिबल कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक से। क्या अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकती है पब्लिक से, नहीं। क्या प्राइवेट कंपनी, नहीं। क्या वो प्राइवेट कंपनी जो जिसने 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, नहीं। क्या कोई सी भी कंपनी अदर देन एलिजिबल, नहीं। हमने 6 लिखी है, 6 में से 5 में आएगा, नहीं। यानी कि 5 में पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि उनकी लिमिट क्या होगी, 0 होगी। यानी कि इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन कहां पर होता है, मेंबर से कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। पब्लिक से एक्सेप्टेंस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही कंपनी में है और वो है एलिजिबल कंपनी। बात समझ में आ रही है क्या आपको, व्हाट आई वांट टू से टू यू पीपल, यू गाइस। आपको समझ में आ रही है तो मैं इसकी एक टेबल बना दूं क्या, मैं इसकी एक टेबल बना दूं क्या, एक इसकी टेबल बना दूं क्या मैं, ऐसे करके पहले नंबर की कंपनी है। पेन तो ये भी उधार ही है यार, इससे अच्छा तो अब नहीं चल रहा था। पहले नंबर की कंपनी क्या है, क्या टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज 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 में पहली कंपनी क्या हो गई आपकी, कंपनीज में पहली कंपनी कौन सी हो गई, एलिजिबल कंपनी। ठीक है, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, फ्रॉम मेंबर्स। यार पेन काम नहीं कर रहा है, ये चार्ट बना के फिर मैं आप, मुझे लग रहा है छुट्टी करनी पड़ेगी। फ्रॉम मेंबर्स एंड फ्रॉम मेंबर्स एंड फ्रॉम पब्लिक। एलिजिबल कंपनी है तो क्या, सेकंड कंपनी है।
फैन ही नहीं चल रहा है यार, सारा मजा खराब हो गया। एलिजिबल सेकंड कंपनी है तो क्या, थर्ड तेरी भैंस की टांग साला, थर्ड कंपनी है तो क्या, फोर्थ कंपनी है तो क्या, फिफ्थ कंपनी, दो दो पेन यूज कर रहा हूँ, दोनों में समस्या आ रही है। फिफ्थ कंपनी है तो क्या, सिक्स कंपनी है तो क्या। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ, साथ साथ कर लेंगे। अब बात आती है एलिजिबल कंपनी है। एलिजिबल कंपनी है तो दो बातें होंगी कि वो गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। अगर गवर्नमेंट कंपनी, अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स ले सकती हूँ मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। और पब्लिक से ले सकती है 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व। अब मैं शॉर्ट में लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। पेड अप शेयर, पेड, चल फेंक दूंगा साले को मैं। पेड अप शेयर, जैसे ही मैं इसको कुछ गाली वाली देता हूँ ना मन में, तो चल देता है तुरंत। फ्री रिजर्व्स, अब मैं सोच रहा हूँ इसको मन में गाली देता रहूं और चलाता रहूं, लेकिन वो क्या है, कई बार मन वाली गाली ऐसे बोलने में आ जाती है। चलो, तो यानी कि टोटल देखा जाए तो 35%, लेकिन 10% मेंबर्स है। एलिजिबल कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या, तो ये बोला है कि भाई साहब आप 35% फ्रॉम बोथ। यानी कि अगर आप एलिजिबल कंपनी हैं तो आप मेंबर से चाहें तो सिर्फ मेंबर से ही 35% ले लें, आप पब्लिक से चाहें तो सिर्फ पब्लिक से ही 35% ले लें, 15% इससे ले लें, 20 उससे ले लें, 17.5 ले लें, मतलब कैसे भी करें आप, 35% की लिमिट है यहां पे। मेंबर और थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है आप, यानी कि आप एक दूसरी, आप ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है, तो उस सूरत में 10% फ्रॉम मेंबर्स एंड 25% फ्रॉम पब्लिक। अच्छा, अगर आप नंबर 2 की कंपनी है, नंबर 2 अपन ने क्या लिखा था, अदर पब्लिक कंपनी, तो यहां पर 1 रुपया भी नहीं ले सकते, यानी कि 0। अगर आप नंबर 3 की कंपनी है, यानी कि IFSC है, तो कुछ नहीं ले सकते आप। नंबर 4 स्टार्टअप है, स्टार्टअप है तो आप पब्लिक से कुछ नहीं ले सकते। अगर अदर प्राइवेट है तो नहीं ले सकते। अगर शाणी प्राइवेट है, शाणी प्राइवेट, शाणी मतलब जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी, स्पेशल प्राइवेट बोल देते हैं इसको अपन ना, स्पेशल प्राइवेट है, 3 कंडीशन वाली, अगर ये है तो भी पब्लिक से तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने पहली जबान में बात कर लिया, एलिजिबल कंपनी के अलावा पब्लिक से कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो हम बात करें इनकी लिमिट्स क्या हैं, इसकी अदर पब्लिक कंपनी की भी 35% ही लिमिट है, मेंबर से ले सकते हो, यानी कि ये बिल्कुल नॉन गवर्नमेंट कंपनी जैसे ही चलेगा। बड़ी अच्छी बात है, ये तो बराबर हो गया। IFSC कंपनी 100% ले सकती है। 100% of what? Paid up share capital plus free reserves plus security premium. 35% of what? Paid up share capital plus free reserves plus security premium. यहां पर बात करें स्टार्टअप, अनलिमिटेड ले सकते हो, जितना मर्जी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम बात करें अदर प्राइवेट कंपनीज के बारे में, तो ये भी 100% ले सकते हैं। और स्पेशल, यानी कि आप यहां तो स्टार्टअप वाली कंपनी है, या फिर आप एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो 3 शर्तों को संतुष्ट कर देती है। वो 3 शर्तें कौन सी वाली है अभी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन यहां पर भी कितना है, अनलिमिटेड। अगर आप जितना मर्जी चाहो उतना पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। आप ये चार्ट बना लो, ये सिर्फ मेंबर्स वाले केस में है, ये मेंबर्स के केस में लग रहा है, ये मेंबर्स के केस में ही लग रहा है, मेंबर्स के केस में ही होगा बस।
बात समझ में आती है क्या? हाँ, वो 3 कंडीशंस कौन सी सेटिस्फाई करने को बोल रहा है? तो ये वाली 3 कंडीशंस। अगर एक प्राइवेट कंपनी जिसका जो किसी कंपनी की सब्सिडरी या एसोसिएट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी बोरोइंग्स जो है उसके पेड अप शेयर कैपिटल के दुगने से कम है, या फिर 50 करोड़, दोनों में से जो भी कम है, ये दोनों में से जो भी कम फिगर आएगी वो इसके बोरोइंग से ज्यादा नहीं है। और तीसरी बात कि रीपेमेंट में किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है कोई प्राइवेट कंपनी, तो ये स्पेशल प्राइवेट कंपनी, हमने नाम दिया है, वहां पर लिख के मत आना, तो ये स्पेशल प्राइवेट कंपनी हम इसे मान लेंगे हमारी जबान में। फिर वो जितना मर्जी जितना मर्जी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ये वाला प्रोविजन क्लियर है? तो ये चार्ट क्लियर है? तो आप बना, ये 3 कंडीशंस कौन सी हैं? 3 कंडीशंस कॉपी पेस्ट कर लो यहीं पर, को पेस्ट। अरे यार, कॉपी पेस्ट, क्या कॉपी पेस्ट करना है? ये 3 कंडीशंस मैं नहीं लिख रहा हूं, ये 3 कंडीशंस को क्या करो, कॉपी पेस्ट कर लो यहां पर। ये 3 कंडीशंस है ना, आप लिख चुके क्या? जितने लोग लिख चुके मुझे अंगूठा दे दो। लिख चुके तो अंगूठा दे दो जी, लिख चुके तो अंगूठा दे दो। सर एकदम पुच्चू हो गया ये तो। हाँ, अरे वो क्या है कि जैसे जैसे आप प्रोविजन पढ़ते हो ना, तो अंदर से बहुत तंग करता है ये। आप कभी इस चैप्टर को पढ़ के देखना है, या आपने पढ़ के देखा होगा, और पढ़ के देखते हैं तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। तो वहां फंस जाते हैं कारण कि यार हम यही इस चीज को लेकर ही परेशान रहते हैं कि पब्लिक से था कि किससे था है? मेरे ख्याल से तो पब्लिक से था, नहीं, मेंबर से कुछ तो था। तो आप ना दिमाग में क्लैरिटी रखो कि मेंबर से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, पब्लिक से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही आता है कि हमारे दिमाग में पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक से ही डिपॉजिट आता है। फिर बात आती है अपना मेंबर भी तो पब्लिक का हिस्सा है, तो मेंबर से लिया तो क्या, अच्छा मेंबर से भी ले सकते हैं, तो पब्लिक से भी ले सकते हैं, मेंबर से। और पहली लाइन इस चैप्टर के पहले सेक्शन की पहली लाइन प्रोहिबिट करता है किसी भी कंपनी को कि कोई कंपनी नहीं ले सकती है यार पब्लिक से डिपॉजिट, कोई कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है अदर देन एलिजिबल कंपनी। तो पब्लिक से नहीं कर सकती ना, मेंबर से तो कर सकती है बाकी। तो ये जो लिमिट 17 जगह आपको 17 तरह की लिमिट्स दे रखी है ना, वो ये 17 जगह पे 17 तरह की जो लिमिट्स दे रखी हैं, ये सब मेंबर की हैं। एलिजिबल कंपनी की सिर्फ सीधी सी इतनी सी बात है कि 10% मेंबर से और 25% पब्लिक से। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो 35% एकदम लमसम ले लो आप। और गवर्नमेंट कंपनी जैसी ही अदर कंपनीज में भी क्या है, 35% ले लो, सिर्फ मेंबर से, पब्लिक से नहीं। सिर्फ मेंबर से कितना ले लो, 35%। उसके बाद प्राइवेट कंपनी आ रही है, तो 2 तरह की प्राइवेट कंपनी स्पेशल है। एक तो स्टार्टअप है, नया नया चालू हुआ है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा, तू अनलिमिटेड जा। और मैंने तो आपके लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया। अरे तूने हमारे लिए 3 बार इतना कुछ किया, यानी कि तूने 3 कंडीशन सेटिस्फाई की, जा तू भी जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि तू है सिमरन सिमरन सिमरन, तू भी अनलिमिटेड। बाकी प्राइवेट कंपनी 100%, आईएफएससी 100%। लेकिन ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो स्पेशल प्राइवेट कंपनी है। स्पेशल प्राइवेट कंपनी कौन सी, या तो उसने 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, या फिर वो स्टार्टअप है तो वो 100% पे वो अनलिमिटेड पे चला गया। आईएफएससी कंपनी और ये 100% पे है। अदर पब्लिक कंपनी तो 35% की लिमिट है, और क्योंकि पब्लिक से नहीं ले सकते तो सारा मेंबर में डाल दिया अदर पब्लिक कंपनी का। कोई नई बात कर रहे हैं क्या यहां पर? पब्लिक कंपनी की लिमिट 35% ही क्या रखी है। अब 35% क्योंकि पब्लिक से ले नहीं सकते तो मेंबर से ही ले लो। लेकिन अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो 10 और 25। लेकिन अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी है लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी है तो फिर 35%, चाहे मेंबर से लो चाहे पब्लिक से लो, किसी से भी लो, ये पूरी लिस्ट आपकी तैयार हो जाती है। देखो जरा कैसे बल खा के चली है, पतली कमर लचका के चली है। कब तक ऐसे मुझे तड़पाएगी, कभी तो टने टने टू। ठीक है, क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस? क्या इस लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं हम?
क्या इस लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं कि हो गई? क्या लिस्ट प्रिपेयर कर पाएंगे? यह लिस्ट प्रिपेयर हो गई कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो एलिजिबल कंपनी के अलावा कोई नहीं कर सकती है। एलिजिबल कंपनी कौन है? एक पब्लिक कंपनी होगी वो। तो कितना ले सकती है पब्लिक से? अरे पब्लिक से 25% ले सकती है, मेंबर से 10%। और अगर वो गवर्नमेंट हुई तो 35%। चाहे तो पब्लिक से लो, चाहे तो मेंबर से लो, किसी से भी लो, मिला जुला के 35%। लेकिन अगर वो एलिजिबल कंपनी नहीं है तो कोई भी कंपनी यार अदर देन एलिजिबल कंपनी, साला कोई कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, मेंबर से ले सकती है। तो एलिजिबल कंपनी नहीं है लेकिन पब्लिक है तो पब्लिक 35% ले सकती है, मेंबर से कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो 100%, आईएफएससी है तो 100%। ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो स्पेशल है यार। कैसे स्पेशल है साहब? वो 3 कंडीशन संतुष्ट कर रही है। अच्छा तो फिर यार आप अनलिमिटेड जाओ। सर वो स्टार्टअप है सर, वो तो अभी नई नई आई है, कल पैदा हुई है। अच्छा तो भी ठीक है यार, आप क्या करो, अनलिमिटेड जाओ। तो ये लिमिट है, ये लिस्ट है। यस। इसके बाद सेक्शन 73 सबसेक्शन 3, सेक्शन 73 सबसेक्शन 3 एक छोटी सी बात क्या बोलता है कि रीपेमेंट कैसे किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट, फुल स्टॉप, खत्म बात। सबसेक्शन 3 इज ओवर। रीपेमेंट, साथ साथ लिख लें, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स with terms and conditions of agreement। अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से रीपेमेंट कर दिया जाएगा। अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से रीपेमेंट कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। सेक्शन 73 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? अच्छा सोचो, अगर मान लो इन्होंने रिपेमेंट नहीं किया तो डिपॉजिटर क्या करेंगे? डिपॉजिटर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के पास जाके एप्लीकेशन देंगे ट्रिब्यूनल को कि ट्रिब्यूनल इन्होंने हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था और 3 महीने हो गए, मेच्योरिटी हो गई, हमें पैसे ही नहीं दे रही है। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? आदेश देगा कंपनी को। क्या आदेश देगा? पेमेंट करो रे इनका, और जितना नुकसान हुआ, जितना डैमेज, सब कुछ भरो। एज ट्रिब्यूनल डीम्स फिट वैसे डिसीजन ले लेगा। सेक्शन 73 सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन दे सकते हो, एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। कौन देगा? डिपॉजिटर्स देंगे। इफ कंपनी फेल्स टू रीपेमेंट, फेल्स टू रीपे, अगर कंपनी रीपे करने में चूक करती है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। एनसीएलटी ऑर्डर पारित कर देगा। एप्लीकेशन दे देंगे, ये ऑर्डर पारित कर देगा। क्या ऑर्डर पास करेगा? चल भाई पेन, पेन चल। ऑर्डर पास कर देगा। ऑर्डर क्या पास कर देगा कि भाई साहब या तो रीपेमेंट कर दो या फिर रीपेमेंट के साथ लॉस या जो भी डैमेज है, यानी कि कंपनी को गर्दन से पकड़ के पानी में डुबो देगा और बोल देगा हैप्पी होली। ठीक है ना? यानी कि जो भी उनका रीपेमेंट है करो, उनका ब्याज है, उनका ब्याज दो, उनको जितना नुकसान हो नुकसान की भरपाई करो। आपके लैग पेमेंट की वजह से अगर उन्हें घर में कोई नुकसान हो गया, वो नुकसान की भरपाई करने के लिए भी कंपनी को निर्देश दे सकता है एज एनसीएलटी डीम्स फिट। ये थोड़ा प्रोसीजरल पार्ट चालू हो गया, मतलब देखो टेक्निकल पार्ट जो था ऊपर खत्म हुआ। सेक्शन 73 सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 कह रहा है कि जो आपने वो डीआरआर अकाउंट बनाया ना, डीआरआर क्या था? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। उसका उपयोग सिर्फ डिपॉजिट की रीपेमेंट में ही करना। तो हमारे चेहरे पे क्या राम जी का घोड़ा लिखा है क्या कि इधर से कूद के उधर जाएंगे और वहां से पेमेंट कर देंगे? नहीं। यूटिलाइजिंग ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट फॉर रीपेमेंट। चल जा भाई, चल जा। हाँ चला। ऑफ डिपॉजिट्स ओनली,
फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ओनली। सेक्शन के मेन सबसेक्शन खत्म होते हैं। अब थोड़े से रूल्स हैं इसके अंदर, वो रूल्स एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रूल्स रिगार्डिंग डिपॉजिट्स। टेन्योर, पहला रूल, टेन्योर मिनिमम 6 months, मैक्स 36 months, if deposits shall not exceed, deposits shall not exceed 10% of आप लिखें पेड अप शेयर कैपिटल, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। पेड अप शेयर, अगर डिपॉजिट इतने से ज्यादा नहीं है तो फिर उस सूरत में रीपेमेंट 3 months में भी कर सकते हैं। टेन्योर को लेकर अब ये बात समझ लो, एमसीक्यू को लेकर है, ध्यान से सुनना। टेन्योर को लेकर, एमसीक्यू को लेकर ये बात है कि डिपॉजिट्स का टेन्योर कितना होगा। तो टेन्योर होगा साहब मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 36 महीना। लेकिन सर ध्यान रहे, अगर 10% से ज्यादा आप नहीं कर रहे हो या 10% से कम है, अगर आपके डिपॉजिट्स 10% से कम ही है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और इससे, तो आप 3 महीने के लिए भी जा सकते हो, अदरवाइज 3 महीने का कोई ऑप्शन नहीं है। मिनिमम लॉक इन पीरियड क्या बोल दिया, 6 महीना है। फिर से सुनो, लॉ ने पूछा कि साहब डिपॉजिट्स, ये तो समझ में आ गया कौन कितना ले दे सकता है, लेकिन इसका टेन्योर कितना होगा, कम से कम सब मिनिमम लॉक इन पीरियड 6 महीना। यानी कि शेयर होल्डर बोले, सॉरी हाँ मेंबर या पब्लिक बोले 1 महीने बाद के मेरी बीवी तो मुझे चप्पल से मार रही है मेरे पैसे वापस कर दो, बहुत जोर से मारती है, दे दो ना, है डिपॉजिट क्यों करे तुमने। फिर मैं उससे पूछा नहीं था ना, है वो मायके गई हुई थी, वापिस आई ना, तो चप्पल से 2 बार मारा कान पे। ये देखो 8 नंबर लिखा है ना, उसी का है ये 8 है, दे दो ना। तो कंपनी बोलेगी चल भाग यहां से, 6 महीने तक लॉक इन पीरियड है, 6 महीने से पहले हम प्रीमेच्योर पेमेंट नहीं करेंगे, किसी तरह का आपको प्रीमेच्योर पेमेंट नहीं किया जाएगा 6 महीने से पहले। चाहे बीवी चप्पल मारे या चप्पल आपको सूंघा दे, तो भी कंपनी आपको क्या करेगी, पैसे नहीं देगी। मिनिमम लॉक इन पीरियड कितना है, 6 महीना, और मैक्सिमम कितना है, 3 साल 36 महीना। ठीक है, कंपनी ये 6 महीने के लॉक इन पीरियड को 3 महीने पे ला सकती है अगर आपने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं पब्लिक से वो 10% से ज्यादा नहीं है। अगर 10% से ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया है तो फिर मिनिमम लॉक इन पीरियड कितना रह जाएगा आपका, 3 महीने भी रह सकता है। मैक्सिमम डिपॉजिट हर कंपनी का अलग अलग लिमिट अपन ने देख ली है। ठीक है, अच्छा स्टार्टअप कंपनी थी ना, इसे 10 साल तक है, ये 10 साल तक अनलिमिटेड ले सकती है, 10 years तक। ये स्टार्टअप कंपनी जो अपन ने ऊपर टेबल पर बताया ना, उसके ब्रैकेट में 10 years लिख लेना कि पहले 10 साल तक अनलिमिटेड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है वो मेंबर से। अच्छा, दूसरी बात क्या, रूल्स ये कहते हैं कि आप एक ट्रस्टी अपॉइंट करके रखो, ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर्स। एक ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर अपॉइंट करके रखो। इस ट्रस्टी को क्या लगेगा, ट्रस्टी का मतलब क्या है, उनका नेता। जितने मान लो कि अपनी कंपनी में 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिपॉजिट कंपनी को दिया, तो कंपनी ने 500 लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट में 500 नहीं होते हैं, प्राइवेट में 200 से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ये क्या थी, पब्लिक कंपनी थी और एलिजिबल कंपनी नहीं है, ये मान लो। अगर हो तो भी ट्रस्टी तो बैठेगा। तो हम ये 500 का कोई एक नेता तो वहां कंपनी में मौजूद हो ना, क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी पे एक जमीन रखी है।
अपने को, अपन तो डिपॉजिटर है, अपन घर पे सो रहे हैं, कंपनी ने जमीन ही बेच दी तो अपन क्या कर लेंगे यार? कोई तो निगरानी करने वाला भौ भौ होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा डिसीजन, जैसे मान लो हमारे जो जैसे डिबेंचर का ट्रस्टी नहीं होता कि इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हुई तो भौंकता है, उनकी एसेट्स को बेचने जैसे ही कंपनी जाएगी तो भौंकता है। और भौंकता किसके पास जाके है? सीधा ट्रिब्यूनल के पास। और ट्रिब्यूनल आदेश देता है, ओए इनकी पेमेंट पहले करो, या के भौंक ज्यादा रहे। तो ऐसे ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे, ये इनका काम क्या होगा कि भाई ये निगरानी करेंगे, मॉनिटर करते, ध्यान रखते हैं उनके पैसों का, उनकी इज्जत का ध्यान रखते हैं कि इनकी इज्जत कहीं बर्बाद ना हो जाए। तीसरी बात, इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आरबीआई ने कहा, आरबीआई जो है ना, आरबीआई ने बोला, आरबीआई ने कहा, एनबीएफसी ने कहा, आपको जो मर्जी इंटरेस्ट रखनी है रख लो, बट हमसे कम नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट से जो इनका अब सीधी सी बात है यार, आरबीआई कह रहा है कि हम दे रहे हैं फिक्स डिपॉजिट पे 8%, आप दे रहे हो 13%, तो बैंकिंग चैनल के पास कोई डिपॉजिट कराने आएगा क्या? तो आप उस गाइडलाइन को फॉलो करोगे। आरबीआई ने बोला हम दे रहे 8%, तो आप 6% दे दो, 7 दे दो, 8 दे दो, 8 से ज्यादा मत दो। ब्रोकरेज के लिए तो जितना एग्रीमेंट हुआ उसको दलाली दे दो, लेकिन इंटरेस्ट की बात करेंगे जहां, तो इसके रेट के अनुसार होगा, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट रेट, ये रूल्स कहते हैं। चौथी बात, चौथी बात क्या? जॉइंट डिपॉजिटर, एक से ज्यादा, मान लो हम 3 लोग ने मिलकर, 5 लोग ने मिलकर डिपॉजिट किया, तो किसी एक का नाम सबसे आगे आ जाएगा। और कंपनी जब इनकी पेमेंट करेगी, मान लो हम पांचों लड़ मरे, तो कंपनी हम पांचों को पैसे दे देगी बांट के खुद। हमारा एग्रीमेंट ऐसे होगा। या फिर हम में से कोई भी मर गया तो उसके बच्चे को मिल जाएगा, हम पांचों मर गए तो पांचों के बच्चे को मिल जाएंगे। तो अगर किसी तरह का जॉइंट डिपॉजिटर सिस्टम है, जॉइंट डिपॉजिटर सिस्टम अगर है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहां से हो जाएगा। जॉइंट डिपॉजिट हो गया सर जी, हो गया। जॉइंट डिपॉजिटर सिस्टम है, लेकिन हाँ यहां पे बोला है जॉइंट डिपॉजिटर मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि 5-5, 10-10 लोग मिलके डिपॉजिट कंपनी को दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका? अगेन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, जॉइंट डिपॉजिट। ठीक है। पांचवी बात करें, नॉमिनेशन। जब मर्जी, मान लो मैं मर गया तो मेरे डिपॉजिट पे, मैच्योरिटी पे पेमेंट किसे मिलेगा? मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को। बीवी बच्चे एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, बोल रहे मम्मी मैं, वो कह रहा है मैं, तो झगड़े हो गए, शर्टें फट गई हैं बच्चे की। और फिर क्या हो गया भाई साहब? कौन जीती? मम्मी जीत गई। मम्मी जीत गई तो फिर अपने मरते ही, अपनी लकड़ी ठंडी होगी नहीं उससे पहले ही कंपनी में पहुंच जाएगी कि मेरा हिस्सा दे दो, वो तो हो जाएगा ठंडा। वो ठंडा हो चुका, अब उसकी लकड़ी का क्या अपने लेना। ठीक है। तो नॉमिनेशन एनी टाइम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई उसी समय करो, एनी टाइम। यानी कि आज मैंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, 6 महीने बाद मैं नॉमिनेशन भर सकता हूं। ठीक है। पानी डाल के चली जाएगी, बोलेगी होगी लकड़ी ठंडी, लाओ मेरे नाम करो। नेक्स्ट, डिपॉजिट रिसिप्ट, रसीद, रिसिप्ट, डी, डिपॉजिट रिसिप्ट। डिपॉजिट रिसिप्ट जो होगा वो कितने समय में होगा? 21 डेज। ये बोल रहा है, ये 21 से नहीं है यार, अच्छे से नहीं हो रहा है, बट आप लिख लेना 21 डेज। भाई आपने कंपनी को डिपॉजिट यानी कि पैसे पहुंचा दिया है, तो पहुंचाने के 21 दिन के अंदर रसीद रसीद देनी है यार। मतलब अभी टुच्ची पुच्ची सी बातें हैं, कुछ ऐसा खास कुछ है नहीं, बट वो खत्म करना है। नंबर 7, हर जून 30 को, हर जून 30 को आपको क्या करना है? DPT3 के अंदर डिपॉजिट से संबंधित आपको एक रिटर्न फाइल करना है। अब रिटर्न फाइल करेंगे किसके पास? आरओसी के पास करेंगे। बहुत अच्छी बात है। यानी कि अप्रैल, मई, जून, हर साल के 3 महीने के अंदर 8। ठीक है। 8 पॉइंट है। कंपनी ने एक बार एडवर्टीजमेंट दे दिया कि भाई साहब हम पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं,
यहाँ मेंबर्स आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उसके बाद ऑल्ट्रेशन, पैसे आने के बाद क्या कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन बदल सकती है? बिल्कुल भी नहीं बदल सकती है. नो चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन. चेंज इन टी एंड सी आफ्टर issue of circular and acceptance of deposit. भाई जब इशू किया था, मान लो कि डिपॉजिट पहले न्यू एडवर्टाइजमेंट दिया, उसमें बोला हम आपको 10% ब्याज देंगे, आप सबने पैसे दे दिए, अब हमने उसकी टर्म्स बदल दी, हम आपको 6% ब्याज देंगे, तो जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट कर रहा है, जो डिपॉजिटर है, वो चप्पल निकाल के फेंक के मारेगा कि साला बाप का पैसा है क्या? पहले बोलता 10%, 10 बोल के आप ले लिए हैं, और अब बोलते हैं 6 मिलेगा, 6 मिलेगा. आप बोल रहे वो तो चुनावी जुमला था, तेरे चुनावी जुमले की यहां नहीं चलेगा चुनावी जुमला. बढ़िया है, ठीक है जी, बाद में आप नहीं बता. नो चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन आफ्टर इशू ऑफ सर्कुलर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. एक बार कर दिया मतलब कर दिया, जो लिखा है वही फाइनल है, आप उसे तब्दील नहीं कर सकते, आप उसे बदल नहीं सकते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अगर डायरेक्टर्स ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, मतलब डायरेक्टर से भी अगर डिपॉजिट के थ्रू पैसे लिए हैं, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्टर्स या उसके रिलेटिव से अगर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, डायरेक्टर्स या उसके रिलेटिव से, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर करना होगा. तो आपको, ये बकवास बात है बट ठीक है, लिख लो, डिस्क्लोजर करना होगा. अगर रीपेमेंट करने में लेट किया तो 18% पर एनम ब्याज के साथ करो. इंटरेस्ट पेनल्टी है ये. लेट पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी डिपॉजिट्स, मैच्योर्ड लिखना चाहिए था मुझे, मैच्योरिटी लिख दिया मैंने, ऑफ मैच्योर्ड, अरे यार, ईडी, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट देयर ऑन. अगर आप उसके ब्याज या उसके ऊपर आप लेट करते हो तो फिर ऐसा हो जाएगा. आखिरी बात और ले लो कि प्री मैच्योर, अगर मान लो किसी को खुजली है, मुझे तो पैसे जल्दी चाहिए, आपको 3 साल के लिए, कंपनी ने क्या किया, एक दो पॉइंट और लिख लो फिर छुट्टी कर देंगे आपकी. कंपनी ने आपसे कहा कि 3 साल के लिए हमें क्या चाहिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लो. अच्छी बात है, 3 साल के लिए कर लेते हैं. 3 साल के लिए कंपनी ने आपसे कहा, आपने कर दिया. कंपनी ने बोला 8% ब्याज देंगे, आपको खुजली है. 1 साल बाद है कि नहीं मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए, मेरे इसकी शादी में अपन, भाई वो कहते हैं ना एफडी तोड़वा ली, तो अगर आप बीच में एफडी तोड़वा लोगे तो कंपनी क्या बोलेगी, हमने तुम्हें कितना प्रॉमिस किया था ब्याज, 7%. अच्छा, अब हम आपको 6% के हिसाब से आपकी रीपेमेंट करेंगे. क्यों? बात तो 7 की हुई थी, तो बेटा बात 3 साल की भी तो हुई थी. कुछ नहीं होता, नियम है. 1% आपका इंटरेस्ट रिड्यूस करके आपको रीपेमेंट किया जाएगा प्री मैच्योर डिपॉजिट्स पे. प्री मैच्योर डिपॉजिट्स होते हैं तो फिर क्या किया जाएगा भाई, जनरली लॉक इन पीरियड अपना 6 महीने है, तो तब तक तो देंगे ही नहीं. वो बोलता है आप 1% कम करके दे दो 3 महीने में, नहीं नहीं, लॉक इन पीरियड है, 6 महीने तो मिलेगा ही नहीं. लॉक इन पीरियड कितना है, 6 मंथ. और वो 3 महीने में भी, 3 महीने की भी कंडीशन सिर्फ वो 10% वाली कंडीशन सेटिस्फाई होने पे है, अदरवाइज वहां कुछ ऐसा नहीं है. लॉक इन पीरियड 6 महीना है. और अगर मान लो प्री मेच्योर डिपॉजिट अगर आप पैसा निकालते हो तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस्ड बाय 1%. अगर इतना समझ में आता है, सेक्शन 73 और उसके रूल्स खत्म हो गए. अब मैं एक बार इसको वापस से रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ. आपको सिर्फ एक अंगूठा देना है, ताकि आज वाकई यार, आज वाकई बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ. एकदम न्यू न्यू पेन है साला, न्यू पेन नया. मैंने पूछा, बोल रहा है कि 2500 का पेन आएगा. साला ऐसे गलत है, पाप लगेगा इस पेन को अगर ये खराब हो गया ना. वैसे गारंटी पीरियड है, पूछता हूँ उससे क्या है क्या नहीं. चलिए ध्यान से सुनिए. अंगूठा दे दे, लिख चुके इंद्रजीत जी? हाँ, अंचल पांडे. चलो, मैं अभी सिर्फ रूल्स को ले रहा हूं, ऊपर की कंडीशन नहीं ले रहा हूं. रूल्स रिगार्डिंग डिपॉजिट.
रूल में सबसे पहला रूल क्या कह रहा है कि भाई साहब इसका टेन्योर कितना होगा, ध्यान से सुनते जाना। इसका टेन्योर कितना होगा, इसका टेन्योर कह रहे हैं 6 महीना 36 महीना 3 साल। लेकिन अगर 10% से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया है तो 3 महीने भी हो सकता है। दूसरी बात, ट्रस्टीज ऑफ डिपॉजिटर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा और ट्रस्टी का काम क्या होगा कि इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, जिनसे कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए जो कार्यवाही करना चाहे वो कर सकता है। तीसरी बात, इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने जो खुद वो लोग दे रहे हैं उनकी गाइडलाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। चौथी बात, जॉइंट डिपॉजिटर सिस्टम हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 3 लोग मिलकर ये डिपॉजिट कंपनी को दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। नॉमिनेशन, किसी को नॉमिनी बनाना है कभी भी बनाओ, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आपने पैसे दे दिए, 21 दिन के अंदर कंपनी आपको रसीद दे दे, और एक बार आपने पैसे दे दिए हैं, एक बार आपने पैसे दे दिए, रसीद आ गई है। अब टर्म्स एंड कंडीशन में कोई तब्दीली नहीं होगी, जो लिख के दी गई थी सर्कुलर में वही लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा। हर साल 30 जून को कंपनी को क्या करना है, एक रिटर्न फाइल करना है डीपीटी 3 के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना होगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, आरपीटी की बात कर रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। जो लोग बोथ ग्रुप कर रहे हैं उनको मालूम है कि भाई डायरेक्टर्स, मैंने डेप लिखा, हाँ डायरेक्टर से डिपॉजिट या डायरेक्टर के रिलेटिव से डिपॉजिट है तो डिस्क्लोजर डालो। 18% पर एनम इंटरेस्ट से पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप रीपेमेंट में डिफॉल्ट करते हो। तो डिफॉल्ट जितने दिन रहता है, मान लो हमने 6 महीना लेट पेमेंट किया तो 6 महीने 18% प्रति वर्ष या वार्षिक दर से, यानी कि 18% पर एनम की रेट से इनको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होगा। और किसी को खुजली है कि मेरी बीवी नहीं मान रही, दे दो ना, आप तो दे दो, आप तो अच्छे हो, आप तो अच्छे हो ना, आप दे दो। कंपनी बोलेगी नहीं हम भी अच्छे नहीं है, घूम। उसका बोलेगी चल घूम जा, और उसके बाद बोलेगी चल दफा हो जा, नहीं है हमारे पास। अच्छा 6 महीने बाद तो दे दोगे, हाँ अच्छा 6 महीने बाद, बैठ बैठ, 6 महीने बाद देते तेरे को, बैठ बैठ यहाँ बैठ जा, 6 महीने बाद देते हैं, लेकिन ब्याज 1% कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, 1% कम दे देना, ओके ओके चलो। तो ये आपके रूल्स खत्म होते हैं। रूल्स के पहले आपका सेक्शन 73 था, जरा ऊपर से नीचे तक गो थ्रू करें और मुझे बताएं कि इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 2 3 4 5 और उसके साथ रूल्स तो आसान है, रूल्स तो आसान है। इसके सेक्शन में वापस से आ जाते हैं एक बार। सेक्शन में ये यहां से हमने स्टार्ट किया था सेक्शन, और सेक्शन में बड़े ध्यान से सुनना। सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 ने क्या बोला कि कोई कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती है अगर वो जब तक कि एलिजिबल कंपनी नहीं है। पहला एलिजिबल कंपनी कौन? नेटवर्थ 100 करोड़ है, टर्नओवर 500 करोड़ है तो एलिजिबल कंपनी है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, आप कर सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ो। लेकिन बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग के धंधे में लगे हुए हैं वो लोग तो भाई फ्री हो जाते हैं यहां से, बड़ी अच्छी बात है। 73 सबसेक्शन 2 कहता है ए बी सी ई एफ डी ओमिट कर दिया, तो ये 5 कंडीशंस थी। 5 कंडीशन बड़ी आसानी से, जैसे ही 5 कंडीशन खत्म हुई और एग्जम्पशन हमने खत्म किया, उसके बाद के जो 2-3 सेक्शंस बचे थे 73। अच्छा फिर हमने क्या किया, ये लिमिट वाला चार्ट बनाया, और लिमिट वाला चार्ट आई गेस कि आप इसको अच्छे से पकड़ सकते हैं। पकड़ना कैसे है कि ये जहन में एक चीज को रखना है कि पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है, मेंबर से भी किया जा सकता है, और पब्लिक से सिर्फ एलिजिबल कंपनी करेगी, यानी कि पब्लिक वाली लिमिट सिर्फ एलिजिबल कंपनी के लिए होगी और मेंबर्स वाली सबके लिए होगी। तो आप कंफ्यूज होना ही नहीं है यार, क्वेश्चन को देखना है तो मेंबर की लिमिट है कि किसकी लिमिट है यार, ये ध्यान रखना है आपको। और ये ध्यान नहीं रखा तो गए यार, क्योंकि एमसीक्यू तो यहीं से आएगा। हाँ बात समझ में आ रही है क्या? थकेला है मैं आज, मैं थकेला है रे। रीपेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से करो। अगर आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो डिपॉजिटर एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं, और वो एनसीएलटी को जैसा ठीक लगेगा वैसा निर्णय ले लेगी। और यूटिलाइजिंग और बकवास बात है। मैं ऐसा मान के चलूं क्या कि अगर मैं आज आपको यहां पर रोक देता हूं तो कल आप यहां तक तो अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लोगे। आपको मॉड्यूल्स के सिर्फ 3 पेज, स्टडी मटेरियल के सिर्फ 3 पेज देखने हैं। डिपॉजिट्स क्या होता है सेक्शन छोड़ देना, आप सेक्शन 73 उठाना और उसको पूरा पढ़ देना, सेक्शन 73 पूरा पढ़ देना। कल अपन 76 और डेफिनेशन खत्म करेंगे, कल होपफुली चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। पेन भी सही करवा लेंगे जी, समझ में आता है अगर? तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। जय श्री कृष्ण।
अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, मुझे आप लोग एक बात बताओ कि अपन जो ये कर रहे हैं, अपन जो ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन? अपन कर रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात अपन जो कर रहे हैं, ये अपना यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट, है ना। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो अपन पोर्शन खत्म कर रहे हैं, ये पोर्शन खत्म करने के बाद अपन क्या करने वाले होंगे। कल अपन करेंगे पब्लिक से डिपॉजिट। तो अच्छा, जो बात मुझे करनी थी वो फिर मैं कल ही करता हूँ यार, आज नहीं करते हैं वो बात, ठीक है। जो मुझे बात करनी थी आपसे कुछ, वो मैं कल करता हूँ, बाकी नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही, आपकी शाम को खूबसूरत, और बाकी चर्चा करेंगे अब कल। चलिए, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। मैं ऐसा मान के चलूं कि अच्छे से हुआ है, जितना हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से हुआ है। अरे हाँ यहाँ, अरे बोलो ना, बोलो रे, बोलते क्यों नहीं हो रे? ऐसे करोगे क्या? बोलो ना। अच्छे से हुआ है क्या? यस, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए।